ठीक है, टिल द लास्ट क्लास हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक बार फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिवाइज करता है, देन विल बी डिस्कसिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑलरेडी आपने जो वर्किंग नोट बनाना सीखा था, दैट विल ओनली हेल्प यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसका एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोग को क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन अपने को क्या करना है? वर्किंग एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसके बाद उसका एडजस्टमेंट करने के बाद क्या मिलेगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर इनकम टैक्स पेड। नॉर्मली तो बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है, बट आपके बोर्ड्स के लिए बिफोर इनकम टैक्स पेड एंड देन लेस इनकम टैक्स पेड। तब मिल जाएगा आप लोग को नेट कैश फ्लो और नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन नॉर्मली आपको बैलेंस शीट देता है। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगा? इससे पीएनएल का जो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो पीएनएल का बैलेंस है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने से क्या पता चलेगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करता है, देन चार आइटम्स को अपने को ध्यान में रखना है जो एड बैक करना है। कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, proposed dividend of previous year and interim dividend paid during the year। ये चार चीज ऐड करेगा और एक चीज माइनस करेगा, क्या? इनकम टैक्स रिफंड। तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? देन एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। मैंने बोला था आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए चार चार आइटम ध्यान में रखना। ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, बट फॉर द बोर्ड्स एग्जाम, सेक ऑफ बोर्ड्स एग्जाम, वो चार चार आइटम याद रख लेना, उससे ज्यादा बोर्ड्स में नहीं पूछता है। चार नॉन कैश आइटम्स मैंने बोला था। कौन सा? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, प्रोविजंस अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, दैट्स द मैक्सिमम चार जो ज्यादातर बोर्ड्स में कवर्ड रहेगा। ये नॉन कैश हो गया। ठीक है, अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू जब डिक्रीज होता है, देन वी से इट अमोर्टाइजेशन। क्लियर है यहां तक? देन चार नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, इंटरेस्ट पेड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है? तो इंटरेस्ट पेड में हमने एक पॉइंट कवर किया था कि क्वेश्चन यदि रेट परसेंटेज बताएगा बोरोइंग्स का, फिर क्वेश्चन में आपके पास में कितना इंटरेस्ट पे नहीं किया है वो बता नहीं रखा, देन ऑल्सो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड वाला पार्ट। ठीक है, इफ ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी आपने नया बोरोइंग्स नहीं किया, देन इट इज अज्यूम जो ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर पूरा साल आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। क्लियर है? इफ ड्यूरिंग द ईयर नया बोरोइंग्स किया है एंड बोरोइंग डेट नहीं बता रखा, देन व्हाट वी विल अज्यूम? बोरोड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एंड इफ आपने रीपे किया तो क्या अज्यूम करेंगे? रिडम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर, यही अज्यूम करना है। एंड ये अज्यूमशन अपन एग्जाम में लास्ट में सॉल्यूशन में लिख के आ जाएगा कि हम लोगों ने ये अज्यूम करके सॉल्व किया है। नॉर्मली अज्यूमशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्वेश्चन क्लैरिटी से बता ही देता है। ठीक है, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव में भी सेम कहानी था। इंटरेस्ट जब रिसीव या डिविडेंड रिसीव क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कितना है, इफ इन्वेस्टमेंट के साथ में इंटरेस्ट रेट पता है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना रिसीव किया था, डिविडेंड कितना रिसीव किया था। क्लियर है यहां तक? तो ये चार आइटम क्लियर था। उसके बाद सब कुछ प्लस माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही है वर्किंग कैपिटल बेसिकली। तो करंट एसेट्स के अंदर में कौन सा आइटम्स नहीं कंसीडर करना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट, नॉर्मली इन्वेस्टमेंट विच आर फॉर अ पीरियड ऑफ लेसर देन 3 months। ठीक है, ये वाला चीज हम लोग करंट एसेट से काउंट नहीं करेगा। बाकी इफ करंट एसेट्स में भी क्या करना है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर।
इफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने से पॉजिटिव है तो बताओ कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है? यस, करंट एसेट्स बढ़ रहा है दैट मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, और करंट एसेट्स कम हो रहा है तो इनफ्लो ऑफ कैश, बिकॉज करंट एसेट्स का कैश के साथ इनवर्स रिलेशन है। इज इट क्लियर? देन करंट लायबिलिटीज में क्या नहीं लेना? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, दैट इज प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी उसी में आता है, ध्यान रखना। सीसी लिमिट मैंने बताया था ना एक, तो यानी बेसिकली शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वो कंसीडर नहीं करना। बाकी सारा का सारा करंट लायबिलिटीज आप लोग को लेना है। करंट लायबिलिटीज में कैश का कैसे देखेगा, इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो? इंक्रीज हुआ है तो इनफ्लो ऑफ कैश, और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर है? एंड देन नॉर्मल प्लस माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, फिर इनकम टैक्स पेड, ये करेंगे तो ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा। अब ये इनकम टैक्स के लिए आपने एक वर्किंग नोट बनाना सीखा था, जहां पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अपन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स कहां से पता चलेगा? करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। इफ कोई एक इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना क्रिएट किया या पेड किया, तो बैलेंसिंग फिगर अदर वन निकल जाएगा। इफ दोनों ही नहीं पता कि कितना पे किया कितना क्रिएट किया, देन वी विल अज्यूम प्रीवियस ईयर वाला पे किया है और करंट ईयर का क्लोजिंग हमने क्रिएट किया है। जो आप क्रिएट करते हो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एड बैक होता है, जो हम पे करते हैं वो इनकम टैक्स पेड बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस होगा। इज इट क्लियर? एंड क्वेश्चन ना तो ओपनिंग बता रहा है ना क्लोजिंग बता रहा है, पेड या क्रिएट में से एक चीज बता रहा है, देन वी विल अज्यूम प्रीवियस ईयर भी सेम कहानी रहा होगा। इज इट क्लियर? ये था प्रोविजन फॉर टैक्स। देन डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसके लिए भी बहुत बार वर्किंग नोट चाहिए। अब डेप्रिसिएशन के लिए चेक करना है बिजनेस में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है और फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट अलोंग विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इफ सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है देन सारा का सारा ट्रांजैक्शन फिक्स्ड एसेट्स में रिकॉर्ड होगा। हम लोग फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखता है। ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज हुआ वो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक बोल के। ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन। जिस एसेट को हमने सेल किया वो बाय बैंक करके आ जाएगा जिस वैल्यू पे सेल किया है, एंड उसका प्रॉफिट और लॉस, इफ लॉस है तो क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल, और प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ऑन सेल। यही था आपका, विजुअलाइज कर पा रहे हो एसेट अकाउंट। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस अलोंग विद द एसेट अकाउंट बैलेंस शीट में हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, तो वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स। ठीक है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? बेसिकली द अकाउंट जहां पे हम लोग डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, और उस अकाउंट से डेप्रिसिएशन अपन किस डेट पे निकालेगा? जिस दिन हम लोग एसेट्स को सेल करेगा, उससे पहले कोई भी काम नहीं है उसमें, राइट? तो जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो प्रोविजन इज ऑल्सो लाइबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, ये डेटा आपको क्वेश्चन देगा। अब दो आइटम आता है, डेबिट साइड में टू एसेट अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, दोनों में से एक डेटा आपको पता होगा, तो बाकी सेकंड बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्लियर है? अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो डेबिट में लिखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो डेबिट में लिखते हो आप लोग टू एसेट अकाउंट, उसका कैश फ्लो में कोई काम नहीं है क्योंकि उसका डुअल इंपैक्ट उसी टाइम हो जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट साइड में आप बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे उसको हम लोग नॉन कैश आइटम्स के अंदर में एड बैक करेगा। एसेट अकाउंट में क्या होगा? एसेट अकाउंट में टू बैंक जो परचेज किया है, फिर जिस एसेट को आप सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देन अपन सेल कर देगा, सेल करने से सेल वैल्यू आएगा क्रेडिट साइड में बाय बैंक, प्रॉफिट और लॉस हुआ है तो उसको डेबिट या क्रेडिट साइड में लिख देगा। इज इट क्लियर? इतना ही होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये दो मेजर वर्किंग नोट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आज अपन देखता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करना है। दो आपको पता है बट स्टिल एक बार लिख लेता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या बोलता था? जो हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए उसको अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। एनी ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच देयर विल बी इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर में फायदा मिलेगा हमारे बिजनेस को, देन सच एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इज नोन एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है? तो पूरा बैलेंस शीट में
पूरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक ही पार्ट है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अलावा इन्वेस्टिंग कुछ है ही नहीं, क्योंकि करंट एसेट्स तो वर्किंग कैपिटल है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो तो आपका एसेट हुआ, फ्यूचर में या तो बेनिफिट देगा या आपके पास आपका पैसा रिटर्न आएगा। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट होता है। अब एसेट्स दो ही तरह का होगा, या करंट या नॉन करंट, ठीक है। करंट एसेट्स है तो वो वर्किंग कैपिटल में चला गया, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। तो while solving investing activity, your full focus should be on non-current assets, ठीक है, एंड along with that additional information। क्लियर है? तो देखना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको मैं जितना आइटम बता रहा हूं वो मोर देन एनफ है आपकी बोर्ड्स एग्जाम के लिए। उससे ज्यादा बोर्ड्स में कभी कुछ कवर्ड नहीं रहता, ठीक है, उससे ज्यादा होगा ही नहीं, 110%। अब एक बात बताओ, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी पीपीई, जिसको हम लोग पहले फिक्स एसेट्स बोलते थे। अब फिक्स एसेट्स दो तरह का है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। एक तो ये आता है, और क्या आता है नॉन करंट एसेट्स में? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये दिमाग में रखना, ठीक है। फिर से मैं यहाँ देखो एक बार लिख देता हूँ, नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। ऐसा बैलेंस शीट है, नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर में पीपीई आता है, जिसमें एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होगा। देन और क्या होता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर, एंड देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बस इसी से आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। अब देखो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टेंजिबल एसेट्स हम खरीदेंगे या फिर बेचेंगे या यूज कर रहे होंगे, इस तीन के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। या तो आपने ड्यूरिंग द ईयर फिक्स एसेट्स खरीदा होगा, या फिर यूज किया है, या फिर सेल किया है, राइट। परचेज, यूज, सेल। इसके अलावा एसेट के साथ भी कुछ करते हो क्या? भैया हम प्यार करते हैं हमारे एसेट्स को, करो, वो आपकी मर्जी है। बट प्यार कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तोल सकता है क्या? कुछ कुछ सिनेरियो एक्सेप्शंस है, ठीक है, वो बात अलग है बागड़ा। लेकिन लेकिन वैसे तो नहीं तोलते हैं ना हम लोग। फाइनेंशियल स्टेटस देखते हो, ऐसे थोड़ी ना वैल्यू करते हो पैसे के मामले में। सो बेसिकली एसेट के साथ आप क्या करोगे? खरीदेंगे, यूज करेंगे या बेचेंगे। खरीदेंगे तो पैसा आउटफ्लो होगा, राइट। तो वह एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ गया? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या किया हमने? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, खरीदेंगे, फिर यूज करेंगे। यूज करने से कोई पैसा आता जाता है क्या? यूज कर रहे हो तो यूज करने से तो डेप्रिसिएशन होता है। यूज करते करते तो उसका वैल्यू कम होगा ना, तो उसको तो अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में, राइट। तो यूज का कुछ नहीं करना, यहाँ सेल करेंगे। सेल करने से तो पैसा इनफ्लो होगा ना, चाहे कितने में भी सेल किया हो आपने, तो वो इनफ्लो आएगा। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज तो माइनस में जाएगा और सेल्स है तो प्लस होगा, इनफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? टेंजिबल एसेट्स का यही कहानी है। ध्यान रखना, मैंने सेल प्रोसीड्स लिखा है, यानी नेट सेल्स प्रोसीड्स। उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ,
जितना एक्चुअल इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है ना, वही हम यहाँ पे प्लस करते हैं। प्रॉफिट लॉस तो बस अकाउंटिंग करने का एक तरीका है। क्लियर है? बिकॉज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल कहाँ चला जाता है? वो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट में चला जाता है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया टेंजिबल का कहानी। इनटेंजिबल के साथ क्या होता है? इनटेंजिबल के साथ भी वही कहानी होता है, या तो परचेज करते हैं या यूज करते हैं। नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट सेल्स का नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं सेल वर्ड नहीं लिख रहा हूं। परचेज करेंगे या यूज करेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपने क्या किया होगा पूरे साल में? परचेज किया होगा। और इनटेंजिबल एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, मतलब यूज किया, दैट इज अमोर्टाइजेशन। क्लियर है? दो ही चीज होगा इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, या तो हमने परचेज किया है या यूज किया है। परचेज किया है तो आउटफ्लो ऑफ कैश। अब कैसे पता चलेगा परचेज किया है? इनटेंजिबल एसेट्स बढ़ रहा होगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, मतलब बढ़ रहा है, ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया है। एंड इफ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मींस अमोर्टाइजेशन। और अमोर्टाइजेशन कहां जाता है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में चला जाएगा वो तो। क्लियर है? तो परचेज ऑफ intangible asset ये तो पीपीई का कहानी हो गया। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेम वही कहानी। ड्यूरिंग द ईयर या तो खरीदा है या बेचा है। एंड तीसरा क्या होता है इसके साथ? इंटरेस्ट मिला होगा हमें, इंटरेस्ट या डिविडेंड। राइट? इफ आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ड्यूरिंग द ईयर सेल किया है तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों था? ताकि इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ तो मिले, तो ड्यूरिंग द ईयर वो भी तो रिसीव हुआ होगा तुम्हें। तो यही तीन ट्रांजेक्शन होता है। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। कहाँ था? वो तो रिवर्स कर रहे थे हम लोग। डुअल इम्पैक्ट करना पड़ेगा ना उसका, क्योंकि वो वहां डिजर्व नहीं करता था, इसलिए हमने वहां से उसको उड़ा दिया। उसकी असली जगह यही थी। क्लियर है यहां तक? बस यही कहानी भाई। सेम थिंग गोज विद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इफ आपने लोन्स दिया है तो आउटफ्लो ऑफ कैश, और इफ उसने वापस पैसा आपको रीपे कर दिया देन इनफ्लो ऑफ कैश, एंड उसके बदले में इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इतना ही कहानी होता है। एक बात बताओ मुझे, हाँ, रेंट रिसीव्ड वो भी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है। कभी कभी रेंट रिसीव भी मिल सकता है आपको। वही हो गया ना, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी परचेज कर रखा है आपने, उसको रेंट पे दे दिया, तो रेंट रिसीव्ड इज आल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आ जाएगा नेट कैश। क्या भैया इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा क्या जैसे आपने लिखा? बिल्कुल नहीं, कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई सीक्वेंस नहीं है कि भैया सबसे पहले यही लिखना होगा बाद में ये, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो, इसको, कुछ भी आपका जो मर्जी है। राइट? क्योंकि देयर इज नो सीक्वेंस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो सीक्वेंस फॉलो करना था वो था अपने पास ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग में तो खाली प्लस माइनस करना है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है? हाँ, कुछ जगह स्टैंडर्डाइज फॉर्म में क्या करते हैं, प्लस एक साथ करते हैं और माइनस एक साथ करते हैं, वो दिखने के लिए अच्छा लगता है, क्लैरिटी देता है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बस आप प्लस माइनस करके आ जाओ, करेक्ट आंसर निकलेगा, तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है? तो नेट कैश फ्लो, फ्लो वर्ड कब यूज करते हैं? जब पॉजिटिव आएगा, जब आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब एक्चुअल में इनफ्लो हुआ है। और या फिर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? यूज्ड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो बात है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख दूं या फिर
रीपेमेंट ऑफ पेमेंट रिसीव फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, बात एक ही है। तो उसकी जगह हमने किसी को लोन दिया होगा, यस, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो या लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, बात एक ही है। हाँ बोलो। ये अगर फाइनल वैल्यू अगर फाइनल वैल्यू माइनस में है तो यूज्ड वर्ड यूज लिखेगा हम लोग, माइनस में आएगा तो हम लोग यूज्ड वर्ड यूज करेगा, ठीक है। अब एक मुझे लॉजिकली बीइंग ए बिजनेसमैन बताओ, आपने किसी बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहा है, उसने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब बना के दिया है। नाउ लेट्स फोकस ऑन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रहा है, वो बिजनेस अच्छा है, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव आ रहा है, वो बिजनेस अच्छा है? दोनों आंसर आ गया। अच्छा, पॉजिटिव के फेवर में कौन कौन है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ रहा है, उसके फेवर में कौन कौन है? 1 2 3 4 5। एंड कौन कौन फेवर में है कि भैया नेट कैश यूज्ड आना बिजनेस के लिए अच्छा है? न्यूट्रल बहुत जन है, हमें पता ही नहीं है भैया क्या होना चाहिए। थिंक फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। उसको अपना ओवर द ईयर यदि बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा करेगा वो बिजनेस अच्छा होगा, या कम करेगा वो बिजनेस अच्छा होगा? अरे भाई, जितना ज्यादा वो अपने एसेट्स में एक्सपेंस कर रहा है उस उतना ज्यादा उसका फ्यूचर का अर्निंग बढ़ेगा ना। वी डू बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नॉट फॉर द प्रेजेंट, नॉट फॉर द पास्ट। वट एवर वी डू इन बिजनेस वी डू फॉर द फ्यूचर। तो भाई वो बिजनेस अच्छा होगा ना जिसका इन्वेस्टिंग नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए वर्क कर रहा है। क्लियर है? जिसका ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसा तो है, बट उसको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहाँ करना। क्लियर है? तो मेजरली बड़ा बड़ा कंपनीज का देखना, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग पॉजिटिव आना चाहिए, बट इन्वेस्टिंग नेगेटिव आए ना तो इन्वेस्टर को अच्छा लगता है। इन्वेस्टर बोलता है अच्छा ही तो है, नेगेटिव आने का मतलब ज्यादा से ज्यादा उसने क्या किया होगा, खरीदा ही तो होगा, ये तो अच्छी बात है। राइट? क्लियर है? तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कल को गलती से कहीं वाइवा टाइवा में पूछ ले हायर लेवल में, तो ध्यान रखना। या फिर आप कभी किसी कंपनी की बैलेंस शीट और कैश फ्लो रीड करो, उसका इन्वेस्टिंग नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे मत बोलो नहीं राम इसका तो कैश फ्लो नेगेटिव आ रहा है, नहीं, अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। बट कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर उसके साथ बहुत से पैरामीटर्स जुड़ जाते हैं, फाइनेंसिंग को भी चेक करना होता है, ऑपरेटिंग का क्या हालत है, वो बात अलग है। लेकिन इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, द ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ रहा है, आई फील इट इज अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन देन दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ रहा है। क्लियर है? तो दैट वाज अवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें भी सेम वही एसेट अकाउंट का वर्किंग नोट बनेगा। अब एसेट्स में सम टाइम आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ सकता है, या फिर फिक्स एसेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों सेम ही कहानी है, एक ही तरीके से बनता है। बस जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं होता, बिकॉज डेप्रिसिएशन तो टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए होता है, उसमें सिर्फ परचेज और सेल वाला कहानी आएगा। ठीक है? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ हाँ, वो रिवर्स किया था हमने वहां पे, हमें मिल रहा था फिर भी हमने देखो माइनस किया था, क्योंकि हम रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हटा रहे थे, उसको हटा के हमने उसको प्रॉपर जगह में प्लॉट कर दिया। अब ध्यान रखना, जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं तो बैलेंस शीट के कौन से आइटम को फोकस करोगे? पैसा कहां कहां से आता है? शेयर से, शेयर्स इशू करके, इट कैन बी इक्विटी शेयर्स, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर्स। तो अपने को शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल देखना पड़ेगा। क्या सिचुएशन है शेयर कैपिटल का, कि शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इफ शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है दैट मींस ड्यूरिंग द ईयर आपने शेयर्स इशू किया होगा, इशू किया है तो इनफ्लो ऑफ कैश। एंड इफ शेयर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है दैट मींस आउटफ्लो, हमने रिडम्पशन किया है या फिर बायबैक किया है।
प्रेफरेंस शेयर्स है तो रिडम्पशन किया होगा, और इक्विटी शेयर्स है तो बायबैक किया होगा। तो बस इतना ही काम है। देन और बोरोइंग्स कहां से आता है? यस, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये देखना पड़ेगा। एंड along with these two items additional information, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहीं से भी हो सकता है, जैसे डिवेंचर इशू किया होगा तभी भी हमारा इनफ्लो ऑफ कैश है, और डिवेंचर्स का रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश है। कहीं और से बैंक से लोन वगैरह लिया है तभी भी हो सकता है। हाँ, तीसरा चीज जो आपको चेक करना है, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अभी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या ध्यान रखना है? यस, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बस ये दो चीज का ही तो ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम कहां फंसेगा पता है? एक प्रॉब्लम आता है डिविडेंड में, और एक प्रॉब्लम आता है जब आप लोग सिक्योरिटीज को इश्यू या रिडम्पशन करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम होता ही नहीं। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट, बेसिकली पार एंड प्रीमियम। सपोज 10 रुपए का शेयर्स है, आपने 12 रुपए में इशू किया है। क्लियर है? तो बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कितना दिखाओगे? 12 रुपए, जितना एक्चुअल में आया है। अब वो कैसे दिखाएंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स 10 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए। क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी सिक्योरिटीज इशू किया होगा एट प्रीमियम इशू किया होगा, बट एक्चुअल कैश इनफ्लो तो 12 रुपए ही हुआ है ना। बस प्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया हमने, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आता है, तो वहां से फेस वैल्यू उठा लेंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस से सिक्योरिटीज प्रीमियम उठा लेंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? अरे इक्विटी शेयर्स को हमने इशू किया, 10 रुपए का इक्विटी शेयर्स 12 रुपए में इशू किया, तो इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा? 10 रुपए का शेयर्स 12 रुपए में इशू करोगे तो इनफ्लो ऑफ कैश कितना होगा? 12 रुपए ही तो आएगा। अब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो कितना दिखाएंगे? 12 रुपीज। बट वेन यू विल चेक योर शेयर कैपिटल, यहां तो फेस वैल्यू आता है, तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि 10 रुपए ही तो इशू किया है। नहीं, देन कॉरेस्पॉन्डिंगली यू हैव टू सी सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या हमने शेयर्स को प्रीमियम में इशू किया था? इफ किया था देन प्रीमियम अमाउंट भी फाइनेंसिंग में कंसीडर होगा। इज इट क्लियर? तो शेयर्स का पहला कहानी क्लियर है, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, तो वो प्रीमियम वाला पार्ट भी आपको इनफ्लो में काउंट करना है। क्लियर है? दूसरा जो दुख दर्द दुविधा देगा, शेयर्स को हम लोग डिविडेंड बांटते हैं। लेट्स से सपोज क्वेश्चन बोलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग डिविडेंड दे रहा है ड्यूरिंग द ईयर। ओके फाइन, डिविडेंड दे रहा है तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। बट एक चीज ध्यान रखना, इक्विटी से पहले कौन खड़ा होता है लाइन में? प्रेफरेंस। इफ आपके बुक्स में बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर्स है, इक्विटी को तो डिविडेंड देगा ही देगा, लेकिन उससे पहले किसको दिया होगा? प्रेफरेंस। तो 2 डिविडेंड माइनस होगा, डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। बिकॉज बिना प्रेफरेंस को डिविडेंड दिए आप इक्विटी को डिविडेंड दे ही नहीं सकता है, नेवर एवर। इज इट क्लियर? ये पॉइंट ध्यान रखना। इफ डिविडेंड पे कर रहे हो देन फर्स्ट डिविडेंड विल बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो दो बात शेयर्स के लिए ध्यान में रखना है। क्या? एक तो प्रीमियम वाला पार्ट, शेयर्स का इफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम तो प्रीमियम को भी इनफ्लो दिखाएगा, राइट? एंड सेकंड है डिविडेंड। इफ यू आर पेइंग डिविडेंड देन इक्विटी को दे रहे हो, वेरी गुड, लेकिन इक्विटी से पहले किसको कंसीडर करना है? प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंसीडर करना है। इज इट क्लियर? परसेंटेज दिया हुआ रहता ना उसके साथ में, डिवेंचर्स की तरह प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे में भी रेट लिखा हुआ रहता है।
तो उस रेट से मल्टीप्लाई कर देगा फेस वैल्यू को, तो उतना डिविडेंड, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गिवन अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उनका तो फ्लक्चुएट होता नहीं है। सपोज तुम्हारा 10% प्रेफरेंस शेयर्स है और कंपनी में 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना डिविडेंड दिया होगा? 1 लाख इंटू 10%, दैट इज 10,000। क्या चीज है? 1 लाख इंटू 10%, तो 10,000 ही तो पे किया होगा, तो बस वो वैल्यू निकल जाएगा, वो विद द क्वेश्चन निकल जाएगा। आपको दिमाग में यही रखना है, इफ क्वेश्चन इज गिविंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस को, लेकिन वो इंटरिम में ही होगा, ये ध्यान रखना, प्रपोज्ड वाले में मत कर लेना। इज इट क्लियर? प्रपोज वाला नॉर्मल कहानी चलेगा तुम लोग का, एक ये चीज। नाउ सेकेंडली, शेयर्स का काम हो गया, तो फिर से बोल रहा हूं, शेयर्स में क्या ध्यान रखना है? प्रीमियम डिविडेंड, प्रीमियम डिविडेंड, प्रीमियम डिविडेंड। प्रीमियम है तो इनफ्लो ऑफ कैश काउंट करेगा उसको, ठीक है, और डिविडेंड जब पे करेंगे तो प्रेफरेंस देन इक्विटी। क्लियर है? ये तो हो गया शेयर कैपिटल। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉर्मली मिलेगा आपको डिबेंचर्स, ठीक है, अदर बोरोइंग्स है तो वेरी गुड, नहीं तो डिबेंचर्स तो रहता है। अब डिबेंचर्स को हमने इशू किया है तो इनफ्लो ऑफ कैश, एंड रिडम्पशन कर रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश। अब इशू का कहानी, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, पार प्रीमियम डिस्काउंट। क्लियर है? पार में किया नो इशू, प्रीमियम में इशू किया है तो इनफ्लो कितना दिखाएगा? प्रीमियम के साथ वाला, ठीक है, अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम कंसिडर करेंगे, राइट। एंड डिस्काउंट में इशू किया है तो तब डिस्काउंट माइनस करोगे, डिस्काउंट माइनस करोगे। इज इट क्लियर? बिकॉज 100 रुपए का डिवेंचर है, आपने 80 रुपीज में इश्यू किया है, तो इनफ्लो कितना होगा? 80 रुपीज ना, लेकिन डिवेंचर अकाउंट में कितना जाता है? फेस वैल्यू। तो वहां से देखेंगे तो ऐसा लगेगा फेस वैल्यू इश्यू किया है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ रहेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू, राइट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू माइनस होगा। तो डिवेंचर का पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है? इफ इश्यूड एट प्रीमियम तो प्रीमियम अलग से कंसिडर करोगे, इश्यूड एट डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे, सो दैट नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर पता चल जाए, ठीक है। फिर रिडम्पशन, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार और प्रीमियम। पार में रिडम्पशन कर रहे हो नो इश्यू, इफ प्रीमियम में रिडम्पशन हो रहा है तो आउटफ्लो कितना दिखाना है? प्रीमियम के साथ का। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना। देन डिवेंचर्स है तो इंटरेस्ट पे किया होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या एजम्पशन लेना है? रिडम्पशन कब होगा? एट द एंड ऑफ द ईयर, और इश्यू कब होगा? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और इंटरेस्ट पे करना ही करना है। इज इट क्लियर? इससे ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं मिलने वाला। क्लियर है कहानी? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इनफ्लो हो सकता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, proceeds from issue of preference shares हो सकता है। proceeds from issue of debentures, तीनों सिक्योरिटीज आ गया। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। शेयर्स में इक्विटी भी आ गया और प्रेफरेंस भी आ गया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम इन ऊपर में इश्यू ले रहे हैं फेस वैल्यू। इफ आपने डिस्काउंट में इश्यू किया है, डिवेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू आ रहा होगा, तो वहां से फेस वैल्यू पिक करेगा, लेकिन एक्चुअल इनफ्लो फेस वैल्यू थोड़ी हुआ है,
वो तो डिस्काउंट हटाएंगे तभी तो मिलेगा ना एक्चुअल वैल्यू। इस दिखा सकता है बट अलग अलग भी दिखाता है दिखाने के लिए, एक बार में भी कर सकता है ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और क्या होता है सिक्योरिटीज के साथ? इश रिडम्पशन या फिर बायबैक। बायबैक और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। जब आप वापस खरीदोगे या रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन बायबैक और रिडम्पशन, प्रीमियम में करते हैं अपन, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी तो क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। और क्या होता है? यस, इंटरेस्ट पेड, जितना पे किया है आउटफ्लो। इंटरिम डिविडेंड पेड proposed dividend of previous year paid। ठीक है। सिमिलरली अदर बोरोइंग्स हो जाएगा, जैसे कि इंक्रीज इन अदर बोरोइंग्स। अदर बोरोइंग्स में शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। एग्जाम्पल बैंक ओवरड्राफ्ट। रीपेमेंट ऑफ अदर बोरोइंग्स, इंटरेस्ट पेड ऑन अदर बोरोइंग्स। अदर्स में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, सब कुछ आ गया। इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है फाइनेंसिंग में। नेट कैश फ्लो इसमें भी और order नहीं है यूज, ना? हाँ इसमें भी कोई ऑर्डर नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। जिसको पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब बेटर प्रेजेंटेशन ऐसा जरूर सिखाते हैं, पॉजिटिव एक साथ लिखो, नेगेटिव एक साथ लिखो, बट एग्जाम में उतना नहीं कर सको तभी भी चलेगा, बस करेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव लिख देना। नेट कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बुझी पाला? एक बार ऑपरेटिंग निकल गया, इन्वेस्टिंग निकल गया, फाइनेंसिंग निकल गया, तीनों को प्लस करेंगे तो नेट कैश फ्लो और यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग आ जाएगा। उसमें ओपनिंग कैश ऐड कर देंगे, दिस शुड मैच विद अवर क्लोजिंग कैश बैलेंस। बुझी सा? समझ में आया? सो इजी। कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई टफ थोड़ी ना है, बल्कि आंसर्स भी तुमको पता होता है। गुस्सा तब आता है जब पूरा कैश फ्लो नहीं पूछे, सिर्फ एक पार्ट पूछे, उस एक पार्ट का आंसर आपको नहीं पता होता कि ऑपरेटिंग में कितना आना था, इन्वेस्टिंग में कितना, फाइनेंस एंड आंसर आपको पता है क्योंकि इट शुड मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो बेटर है हमेशा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। हाँ
क्या चीज? कोई बैंक लोन या फिर कोई रिलेटिव से लोन लिया, किसी से भी लोन लिया, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? पक्का? हाँ। तो एक पहले पूरा क्वेश्चन मैं तुम लोग को करवाता हूँ, जिससे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। क्या? आप लोग के पास एक क्वेश्चन होगा, तरुण फैशंस लिमिटेड बैलेंस शीट का टोटल है 4,01,500। मेरे बुक में 37, आप लोग का लेटेस्ट है तो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे होगा। नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर ढूंढो। 37, 36, 38 ऐसे कुछ होगा। टोटल है 4,01,500। तरुण फैशंस लिमिटेड 38। ठीक है, पूरा कैश फ्लो बनाएगा। अब आपको हर एक आइटम्स का पता है, मैं जानबूझ के पूरा कैश फ्लो दे रहा हूं ताकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग फिर ऐसे इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन पूरा कैश फ्लो का कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ द न्यू बुक डीके गोयल, तरुण फैशंस लिमिटेड। मिला? क्वेश्चन रीड करो। पहले भी हैबिट बताया था, बैलेंस शीट होता है, सब कुछ होता है, क्या क्या दिया हुआ है। ऊपर में आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ तरुण फैशंस लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं AS3 रिवाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर है आप लोग के बुक में? 22 ना। ठीक है, 31 मार्च 22। एकदम स्टेप बाय स्टेप देखना, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा वैसे ही आप लोग करना पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दो कॉलम है, एक इनर कॉलम है और एक आउटर कॉलम है। यहां तक सब पहुंच गया मेरे साथ? सब बराबर? सबका बन गया फॉर्मेट वॉर्मेट, ऊपर सब लिख दिया। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्वेश्चन बैलेंस शीट दे रहा है, हमारा फोकस किधर जाना चाहिए? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या उसका कोई नोट नंबर है? कितना भला मानुस नहीं है। ठीक है, तो जो भी डिफरेंस होगा वही मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा। लेकिन और एक आइटम चेक करना है, यस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज में है क्या? है। और अब चेक करना पड़ेगा क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या उसका? है भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो।
अच्छे से देखना, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर में, बिकॉज वॉट एवर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज देयर, यदि आपने उसका पहले वर्किंग नोट बना लिया फिर खत्म, कैश फ्लो में जस्ट प्लॉट करना है आपको, नथिंग मोर देन दैट। सबसे पहले हमने पिकअप किया पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब 50,000 का क्रिएट किया है तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा कितना पे किया है। मैंने बोला था प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में 4 आइटम आते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, क्रिएट, पेड। क्रिएट क्वेश्चन खुद बता रहा है तो पेड बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू ड्राफ्ट द लेजर अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट अपन ड्राफ्ट करेगा। एग्जाम में आपके पास ऐसे 5 पॉइंट नहीं रहेंगे, मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 पॉइंट रहते हैं, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 पॉइंट रहेंगे। बट अपन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन कर रहा है सो दैट सब कुछ कवर्ड हो जाए। सब एक पेज में हो जाते हैं यार, 2 पेज। एक पेज में कैश फ्लो तो पूरा बन जाएगा, ज्यादा लाइंस नहीं छोड़ रहा है तो। बाकी वर्किंग नोट के लिए सेकंड पेज रिक्वायर्ड रहेगा, एक पेज में पूरा कैश फ्लो नहीं बनेगा, 2 पेज तो चाहिए कम से कम। डाउट? प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में ईयर का कॉलम अच्छे से देख लेना, कौन सा करंट ईयर है और कौन सा प्रीवियस ईयर है, गड़बड़ हो जाएगा वरना फ्लो में। ओपनिंग बैलेंस विल बी 30,000, क्लोजिंग बैलेंस 42। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला था, मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इतना क्रिएट किया तो इधर लिख दूं बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 50,000। तो एक बात बताओ, क्या हम लोग पेड ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल है 80, इधर भी तो 80 होना चाहिए। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 38,000। आया समझ में? यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक बार फिर से बताएं, क्या बताएं इसमें? ये वही है जो हमने ऑपरेटिंग में पहले किया था। आपके पास ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, ड्यूरिंग द ईयर मेड और प्रोवाइडेड मैंने पहले बोला था एक ही बात होता है, इसका मतलब होता है क्रिएट कितना किया। तो क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 है, मतलब इतना ड्यूरिंग द ईयर तुमने प्रोविजन नया बनाया है। तो जो नया बनाया वो हमने लिख दिया, तो अब डेबिट और क्रेडिट तो मैच होना चाहिए ना, तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गया, कितना पे किया होगा आपने। क्लियर है? इफ क्वेश्चन ये वाला लाइन नहीं लिखता तब क्या करते, ये नहीं लिखता तो क्या करते? यस, 30,000 पे होता, 42 क्रिएट होता। क्लियर है ये? तो ये तो हो गया। अब देखो पॉइंट नंबर 1 ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रहा है। दो फिगर है, एक है 15,000 और एक है 12,000। 12,000, तुम कुछ सोचो अपने आप को, सुनो कि तुम क्या बोला। तुम बोला 12,000 प्रपोज किया था और 15,000 पे किया था, ऐसे कर देगा क्या अपन? 12,000, 12,000 लास्ट ईयर हमने प्रपोज किया है एंड 15,000 करंट ईयर में प्रपोज किया है। तो बताओ करंट ईयर वाले का कुछ करना है क्या? करंट ईयर का अकाउंटिंग होता ही नहीं प्रपोज का, यानी उसको भूल जाओ। इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रीवियस ईयर का 12,000 जो हमने प्रपोज किया था वो करंट ईयर में पे किया होगा। क्लियर है? तो जब अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगा तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस करेगा। क्लियर है ये? दैट वाज रेलिवेंट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 कहां काम आएगा?
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का कैलकुलेशन में काम आएगा, ठीक है, उसका वर्किंग नोट भी बना लेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 1 से हम लोग क्या बना सकता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो तो बन सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब रिजर्व एंड सरप्लस तो बता भी नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग यही मानेगा पीएनएल है। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 1,78,000 minus 75,000. Tell me profit for the year. 1,03,000. अब 4 आइटम्स एड बैक करने होते थे। पहला क्या था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, वो तो हमें पता है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड करेंगे, 38,000 पेड था, यहां पे पेड नहीं आता, जो क्रिएट किया है वो एड बैक होता है, ठीक है। 50,000। देन और क्या क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जैसा जैसा आप बोलोगे मैं बस वैसा ही कर रहा हूं, और आप ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और 2 आइटम होते थे, इंटरिम डिविडेंड, क्या कहीं क्वेश्चन में था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है। देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लेकिन अलग से कुछ था ही नहीं, तो वो भी नहीं होगा। और इनकम टैक्स रिफंड तो मैंने बोला तुम लोग के क्वेश्चन में रहेगा ही नहीं। सो दिस विल बी योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है यहां तक? किसी को भी यहां तक डाउट है तो पूछ लेना, बिकॉज इट बिकम्स क्वाइट टफ कि वापस में रिवर्स गियर मारूं। क्वेश्चन का फ्लो में धीरे धीरे जैसे जैसे आगे लेके जा रहा हूं, बस चलो। 2 एक क्वेश्चन जिस फ्लो में मैं समझा रहा हूं वैसे कर लिया तो आप सब कुछ इंटरप्रेट कर पाओगे, फिर कैश फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो पहला आइटम तो मिल चुका हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 1,65,000, है ना। उसके बाद क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये लिखने के बाद मुझे फटाफट बताना नॉन कैश में क्या क्या आता है। यस, तो यानी मेजर है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या कुछ लिखा है क्या, डेप्रिसिएशन के बारे में भी लिखा है और बिल्डिंग के बारे में भी लिखा है, ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है, बैलेंस शीट का नोट्स टू अकाउंट देख के बताओ वेदर क्वेश्चन मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यस और नो। नो, दैट मीन्स नॉर्मल एसेट अकाउंट बनेगा, नॉर्मल एसेट अकाउंट बनेगा। फॉर एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू शुड प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, फॉर एवरी एडिशनल इंफॉर्मेशन यू शुड प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। नंबर 1 का तो हमने कर दिया था, उसके लिए वर्किंग नोट नहीं चाहिए था, बस हमें ये ध्यान में रखना था करंट ईयर के प्रपोज का कुछ नहीं करना। बट पॉइंट नंबर 2, उसका तो वर्किंग नोट बनाना पड़ सकता है। यहां पे तो छोटू सा बात है, क्या चीज,
हाँ वैसे ही करेंगे। अब नंबर 3 वर्किंग नोट जो अपना बनेगा, पॉइंट नंबर 2 क्या था, प्लांट एंड मशीनरी का था। सो वी विल ड्राफ्ट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 1,28,000। ये तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है। और क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो बाय डेप्रिसिएशन 10,000। इतना चीज तो क्वेश्चन दे ही रहा है ना। बाकी परचेज हो गया। बैलेंसिंग फिगर कुछ तो निकालना पड़ेगा, बिकॉज डेबिट और क्रेडिट मैच ही नहीं हो रहा है। क्रेडिट साइड में आ रहा है 1,38,000 और डेबिट साइड में तो सिर्फ 40 है, तो ये 138 कैसे होगा? यस हमने परचेज किया होगा कितना? 98,000। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 98,000। क्लियर है? किसी को प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम कैसे है, हमने पहले ही कर लिया था। पॉइंट नंबर 4 एडिशनल इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4 किससे रिलेटेड है? पॉइंट नंबर 4 नहीं, सॉरी, पॉइंट नंबर 3 पहले बिल्डिंग के बारे में कुछ बोल रहा है हाँ। कि गेन वेन हुआ है, कितने में बेचा ये तो बोला ही नहीं, जस्ट बोला है बिल्डिंग को बेचने में 25,000 का फायदा हुआ है। तो वी विल ड्राफ्ट बिल्डिंग अकाउंट ऑल्सो। अरे ये जस्ट एक प्रैक्टिस है, एक रिदम के बाद में आप ये बिना वर्किंग नोट बनाए भी सॉल्व कर पाओगे। बट एट इनिशियल स्टेज एवरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग को प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे निकाला क्या है, बाद में तो डायरेक्ट निकाल लेगा। ठीक है? बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,00,000 रुपए की बिल्डिंग थी और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है? 80,000 ही बचा है। दैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर, इफ क्वेश्चन यहां पे नीचे सेल वाला पॉइंट नहीं देता तो आप क्या अज्यूम करते? तब अपन डेप्रिसिएशन अज्यूम करते, राइट? बट यहाँ पे तो क्वेश्चन ने बोल दिया ना कि जो बिल्डिंग कम हुआ है, क्यों? क्योंकि आपने सेल किया। सेल करने से आपको प्रॉफिट हुआ है कितना? 25,000। तो बेसिकली आपने सेल कितने में किया होगा? 1,25,000 माइनस 1,80,000 क्लोजिंग बचा है, दैट मीन्स 20,000 का बिल्डिंग सेल कर दिया। और 20,000 पार्ट रुपीज वाला जो बिल्डिंग आपने सेल किया है उसको बेच के आपको 25,000 का गेन हुआ है। तो व्हाट इज द सेल वैल्यू? 45,000। एकदम लॉजिकल बाणिया बुद्धि कि 20,000 का बिल्डिंग था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1,00,000 का था, ईयर एंड में वैल्यू बचा 80, दैट मीन्स 20,000 का सेल किया है और सेल करने से आपको गेन हो रहा है 25। तो भाई उसको कितने में सेल किया होगा? 45,000 में। 20,000 का एसेट जब आप 45,000 में सेल करोगे तभी तो गेन होगा ना। क्लियर है? तो सेल करने से आपका पास, नहीं तो बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकता था इधर, टू गेन ऑन सेल 25,000 बाय बैंक जितने में सेल किया वो आ जाएगा, दैट इज 45,000। क्लियर है? क्यों बना रहे हैं इतना? क्योंकि ये सब चाहिएगा ना हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के लिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर 3 क्लियर है सबको? जो हमने लेजर ड्राफ्ट किया क्लियर है? क्योंकि जितना सिखाया उससे ज्यादा आइटम्स होते ही नहीं है उन लेजर्स में।
एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रह गया, डिबेंचर्स वाला। देखो कितना भला क्वेश्चन है। थोड़ा सा डिबेंचर है कहाँ बैलेंस शीट में? नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है 15% डिबेंचर्स। कितना था प्रीवियस ईयर? 50,000। करंट ईयर में कितना है? इसका मतलब रीपेमेंट कर दिया। कब रीपेमेंट किया? क्वेश्चन डेट दे रहा है ना, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही रीपे कर दिया तो ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट दिया होगा क्या? तो यानी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर कुछ आएगा ही नहीं। क्लियर है ये चीज? समझ में आया? सारा वर्किंग नोट्स बन चुका है, अब बस प्लस माइनस करके शो करना। भैया वो गेन ऑन सेल की जगह हम पीएनएल लिख देगा। हाँ चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, 2 PNL भी लिखा है तो चलेगा। मैं तो जानबूझ के गेन ऑन सेल लिखता हूँ ताकि समझ में आए एवरेज और उसके बिलो स्टूडेंट्स को, वरना तो 2PL डायरेक्ट लिख सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। इससे मैटर भी नहीं करेगा ना, क्योंकि मार्क्स तो इसका है, वो तो प्रेजेंटेशन था, वर्किंग नोट एक्स्ट्रा। अब देखो नॉन कैश में क्या क्या लेना है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था? 10,000। तो एडबैक हो गया। फिर और क्या क्या आता है नॉन कैश में? बोलते रहो अपने आप से। अमोर्टाइजेशन, चेक करो चेक करो, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स है क्या? है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स में बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो मतलब हमने तो परचेज किया होगा, दैट मींस नो अमोर्टाइजेशन। ठीक है। फिर और क्या आता था? प्रोविजन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ एक ही था, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ नहीं है। चौथा क्या आता था? राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन ने ऐसा। अदर नॉन करंट एसेट्स बोल के भी कुछ नहीं है, खत्म। तो नॉन कैश तो यही था। अब नॉन ऑपरेटिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड के लिए चेक करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लेकिन अभी अभी डिस्कस किया था डिवेंचर्स पे हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ इंटरेस्ट पे किया ही नहीं है, तो नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसके लिए क्या चेक करना है? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स है क्या? कुछ है ही नहीं, क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में आपके पास सिर्फ फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स तो है ही नहीं आपके बैलेंस शीट में। तो जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो नहीं सकता, डिविडेंड रिसीव्ड हो नहीं सकता, तो और क्या बच गया? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो तो था। भैया डिबेंचर्स का क्या किया? डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया हमने, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही रिडम्पशन कर दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा। हम लोग तो 21 22 में है, तो इस साल हमने कुछ इंटरेस्ट पे ही नहीं किया होगा। क्लियर है? तो सिर्फ एक ही आइटम है, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। गेन है तो रिवर्स होगा, समझ में आया? ऐसे बस ऐसे बार बार 4 आइटम अपने आप को बोलते रहो, आपका ब्रेन मजबूर हो जाएगा उसको ढूंढने के लिए, एंड थोड़ी देर बाद तो आपको पता रहेगा ढूंढने के लिए जाना किधर है, फिर कैश फ्लो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके अपने को क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आया? 1,50,000। अब क्या करना है अपने को? एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो अगर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में है तब उसको कैश में कैसे करेंगे? हाँ उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन खुद चीख चीख के बोल दिया तो बात अलग है। फिर करंट एसेट में भी देगा हाँ फिर लेगा हम लोग, तो मोर देन 3 मंथ्स मांगेगा। हाँ फिर अज्यूम हम लोग वही कर लेंगे, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होगा।
कि करंट एसेट्स में तुम्हारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिख दिया हाँ। और उसका भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, देन फिर हम लोग अज्यूम करेगा ये इन्वेस्टमेंट मेरा मोर देन 3 मंथ्स का है, और एंट्री कहाँ का होगा? फिर तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव्ड बोल के ऑपरेटिंग में ही रहेगा, वो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम लोग कंसिडर करेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को। मतलब डुअल एंट्री होगा ना, एक इधर होगा और एक कहाँ होगा? इंटरेस्ट रिसीव तुम्हारा चला जाएगा कहाँ पे, लेस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा और इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या देखना होता है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में पहले क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपके पास दो चीज दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ करना है तो बचा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो। कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का ये, बाकी बोलता ही नहीं है, दही जमा हुआ है। ट्रेड पेबल्स आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो, उसके बाद क्या देखना है, करंट एसेट्स। उसमें हमारे काम का क्या क्या है, तो इन्वेंट्री भी डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, तो इनफ्लो या आउटफ्लो, यस एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो इनफ्लो। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हाउ मच, ये भी इनफ्लो होगा, करंट एसेट्स कम हो रहा है, राइट। इतना ही था। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर इनकम टैक्स पेड, कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, अच्छा। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर इनकम टैक्स पेड 133। बाकी लोग कंफर्म करो। अच्छा 95,000। अरे बाबू इधर बिफोर इनकम टैक्स पेड 17,000। ये कोई ऐसा, हाँ, वो नीचे 17,000 है, फिर 1,50,000 से तो माइनस तो करेगा। हाँ 1,33,000, वो तो ऊपर से कैलकुलेशन होते होते आ रहा है ना। प्रेजेंटेशन गड़बड़ मत कर देना। इसके बाद क्या करना है, लेस इनकम टैक्स पेड, कितना पे किया था हम लोग, 38,000। और ये कहां से आया, वी कैन गिव वर्किंग नोट रेफरेंस 2, 2 था ना, ये एक बार ऊपर और कर 1, क्या करें, हाँ ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना, घबराना मत, बोर्ड्स में इतना बड़ा नहीं आता है। ये बाहर नहीं निकला है। हाँ। क्लियर है, अभी क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग के लिए क्या देखेंगे? 40 नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास था फिक्स एसेट्स, जिसमें एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। टेंजिबल के नोट्स में जाओगे तो दो चीज था, एक बिल्डिंग था और एक प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था आपने और बिल्डिंग सेल किया था, राइट? तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 98,000। क्लियर? सेल ऑफ बिल्डिंग 45,000। लिख सकते हो वर्ड यू प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग या सेल ऑफ बिल्डिंग, उससे कोई वो मार्क्स नहीं कटेगा आपका। ये दो ट्रांजेक्शन क्लियर है? और तो कुछ किया ही नहीं था बिल्डिंग के साथ और प्लांट एंड मशीनरी के साथ। अब और एक आइटम क्या है नॉन करंट एसेट्स में? इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल परचेज किया। परचेज ऑफ गुडविल 15,000। हमारा जितना भी नॉन करंट एसेट्स था उसमें इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव का कोई कहानी नहीं है, और तो कुछ था ही नहीं, इतना ही था। सब कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ रहा है? 68,000 नेगेटिव। अच्छी बात है, इसको दे देंगे टोटल ऑफ बी, आउटर कॉलम में भी लिख देंगे। अच्छा, वापस ए और बी लिखना जरूरी है? क्या चीज? नेट कैश यूज, नेट कैश फ्लो, वापस ए और बी लिखना जरूरी है? ऊपर तो लिख ही रहा हूँ। अब वो टोटल का है ताकि मैं जब नीचे में ए प्लस बी प्लस सी दिखाऊंगा ना, मैं फिर बार बार वर्ड यूज नहीं करूंगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, सीधा ए प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा। तीसरा क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए क्या चेक करना है? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, क्या नोट नंबर दिया हुआ है? नहीं है, लेकिन कुछ तो कहानी हुआ है। पिछले साल कितना था और अभी कितना है? मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने इशू किया होगा। इशू किया तो इनफ्लो ऑफ कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम इंक्रीज इन शेयर कैपिटल 30,000 का इनफ्लो। मैंने यहाँ कोई नाम नहीं यूज किया, इक्विटी था या प्रेफरेंस है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है एज पर द बैलेंस शीट की वो इक्विटी था ना प्रेफरेंस था क्या था, तो नॉर्मली लिख दिया शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर हमको क्या चेक करना होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो उसमें रिडम्पशन हो रहा है। रिडम्पशन ऑफ 15% डिबेंचर्स 50,000 का आउटफ्लो। एनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स?
एनी इंटरेस्ट पेड? भैया 15% का जो इंटरेस्ट 50,000 का जो इंटरेस्ट होगा वो लास्ट ईयर का कैश फ्लो में दिखेगा ना। हाँ, लास्ट ईयर जो पे किया होगा लास्ट ईयर, करंट ईयर में जो किया वो करंट ईयर, करंट ईयर में तो हमने पे ही नहीं किया होगा। टैक्स अगले साल दिखता है। हाँ, अब और कुछ कहानी, इंटरेस्ट पेड तो है नहीं, डिविडेंड पेड है क्या? है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर करंट ईयर में पे किया होगा ना। प्रपोज्ड डिविडेंड 12,000। अब इससे ज्यादा तो फाइनेंसिंग में कुछ आता ही नहीं है, सारे आइटम्स खत्म हो गए। नेट कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 32,000 नेगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी करने से क्या आ रहा है, यूज्ड आ रहा है क्या? नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ए प्लस बी प्लस सी 5,000 नेगेटिव प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था? 25,000। तो इसको सॉल्व करने से क्या आंसर आ रहा है? क्या इतना ही मेरा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है क्या? मतलब हमारा कैश फ्लो करेक्ट है। समझ में आया? लास्ट में क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये आंसर आया। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो था वो डाल दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा ना बैलेंस शीट में, करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो तुम्हारे पास 25,000 कैश था, -5 आ रहा है, तो आंसर 20, एंड दिस शुड मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। समझ में आया? फिर देखिए, पानी में ना समझ में आया? इसी बेंचमार्क क्वेश्चन पे आप लोग जस्ट एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बताओ। 39A मेरा बुक का, आप लोग का बुक में देखिए नंबर देखिए, ओनिडा लिमिटेड एक क्वेश्चन होगा, बैलेंस शीट का टोटल 6,06,000 है। कौन सा क्वेश्चन? 40A। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे स्टेप्स और प्रोसेस मैंने आपको बताया है वही फॉलो करना। आपको जो स्टार्ट करना बस उसके बारे में सोचना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मुझे क्या क्या चाहिए पहले, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करना, एक एक वर्किंग नोट बनाते जाना। क्लियर है? इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। ठीक है, सबका कैश फ्लो हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी, जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 19,200 आया होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला पॉइंट, डिबेंचर कब इशू किया था क्वेश्चन में लिख रखा है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट पे करना अपने को। एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से नहीं बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, टेंजिबल एसेट अकाउंट। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स अकाउंट में अब कंफ्यूजन कहां आ रहा था भैया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इन एसेट अकाउंट वी ओनली शो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना, उसका मतलब ये होता है
जिस एसेट को आप सेल कर रहे हो उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, मतलब कॉस्ट में से जब आप वो माइनस करोगे तब आपको मिलेगा बुक वैल्यू ऑफ एसेट। देन यू विल कंपेयर इट विद द सेल वैल्यू, तो आपको समझ में आएगा गेन हुआ है या फिर लॉस हुआ है। क्लियर है? एंड और एक कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया इंटरिम डिविडेंड लिख दिया 15%, तो बेसिकली वो किस पे लगेगा, वो तुम्हारा शेयर कैपिटल पे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो ओपनिंग बैलेंस जो था शेयर्स का हमेशा उसी पे कैलकुलेट करना है। तो 2 लाख ओपनिंग बैलेंस था, उसका 15% 30,000। तो आपको ज्यादा कुछ वर्किंग नोट का रिक्वायरमेंट नहीं था, एक एसेट अकाउंट आप बना सकते थे जहां पे डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन ने खुद ने बताया है, एंड जो एसेट सेल किया है उसका वैल्यू क्वेश्चन ने बता दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता था, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द एसेट पता था जिसको आप सेल कर रहे हो, दैट इज 50,000, एंड फ्रॉम द परचेज डेट टिल टुडे जब आप सेल कर रहे हो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 27। तो आपको क्या मिल जाएगा, बुक वैल्यू। तो व्हेन यू विल कंपेयर बुक वैल्यू विद द दैट इज 23,000, सेल वैल्यू 35,000, तो गेन ऑन सेल आ जाएगा, राइट? एंड बैलेंसिंग फिगर कितना ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया वो मिल जाएगा। क्लियर है? देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां पे भी कुछ लोग मिस्टेक कर रहा था। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने पहले भी बताया था, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता देन प्रीवियस ईयर प्रोविजन इज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड करेंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो करेंट ईयर का जो क्लोजिंग था वही हमने क्रिएट किया होगा, वो अपन ने एड बैक कर लिया। और इंटरिम डिविडेंड अभी बताया था, तो यू विल हैव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अलावा कुछ था ही नहीं, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। नॉन कैश में 4 आइटम आता है, उसको रिकॉल करना एंड देखना क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या। नॉन ऑपरेटिंग उस 4 आइटम्स को रिकॉल करना एंड सारा चीज हो जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करना, करंट एसेट्स में जाना। करंट लायबिलिटी बढ़ा है तो इनफ्लो, घटा है तो आउटफ्लो, करंट एसेट्स के साथ उल्टा होगा। इज इट क्लियर? देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ध्यान रखना वही चीज है कि नॉन करंट एसेट्स को फोकस करना है। इफ इंक्रीज हो रहा है तो परचेज और डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, प्रोवाइडेड सेल्स का इंफॉर्मेशन है तो सेल किया है तो सेल वैल्यू वहां पे आ जाएगा। एंड देन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड, वो तभी होगा नॉर्मली जब हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्लियर है? और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए आप लोग शेयर कैपिटल एंड नॉन करंट लायबिलिटीज को चेक करोगे। इज इट क्लियर? फिर आपका इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट मैच हो जाएगा। ऑपरेटिंग में आपका आ रहा होगा 19,200 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग 63,000 एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट कैश फ्लो आ रहा है 82,800। जब आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को ऐड करोगे यू विल हैव 39,000। इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड कर दो 13,000, तो इट विल मैच विथ योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई होप क्लियर है। किसी का भी डाउट? तो वो इंटरिम डिविडेंड 15% शेयर कैपिटल में लिखा था, शेयर कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम था, अगर अलग अलग वैल्यू होता तभी भी ओपनिंग, तभी भी ओपनिंग, ऑलवेज ओपनिंग, क्योंकि क्वेश्चन बता नहीं रहा है ना किसके ऊपर है, देन विल ऑलवेज अज्यूम ओपनिंग बैलेंस के ऊपर में। तो अगर ऐसा भी है कि 2 लाख दिया है, क्लोजिंग 2,40,000, बोला कि ये एक्स्ट्रा 40,000 इस डेट पे इशू था, तब हम करंट ईयर पे देगा क्वेश्चन, यदि इंफॉर्मेशन वो खुद बोलेगा। अदरवाइज ऑलवेज जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर अपन पे करेगा डिविडेंड। 8+10। ठीक है? होमवर्क नोट डाउन करो, ये क्वेश्चंस आपको डीके गोयल बुक से होमवर्क करना है। 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29। दिस क्वेश्चन आपको कमांड आ जाएगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, आपको बार बार वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन आर प्योरली ऑन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, नथिंग मोर देन दैट, पूरा कैश फ्लो नहीं है। ठीक है? इससे आपका कैश फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव अ डाउट आप मेरे से पूछते रहो कि क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, बट द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। आपको बार बार अपने ब्रेन को बोलना पड़ेगा कि मेरे को इंफॉर्मेशन कहाँ से पिक करनी है, भैया ने कौन से एग्जाम्पल बोले थे, बस उसको बार बार बोलो तो आपका एकदम पॉइंट एग्जैक्टली आप वहां टच करोगे बैलेंस शीट जहां से वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है। भैया एक चीज हाँ। पूछना है, वो एक चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो पूरा ही चोरी है, मतलब पूरा चैप्टर ही चोरी है, तो वो रटना है क्या मतलब? नहीं, उसके सर्टेन क्वेश्चंस मैं बता दूंगा, बस उतना करने से हो जाएगा। ठीक है? सो नेक्स्ट क्लास में और सर्टेन क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस करेगा और रिदम लेके आएगा। पहले इन क्वेश्चंस में किसी का डाउट रहेगा तो वो क्वेश्चन अपन रिजॉल्व कर लेगा एंड देन फर्दर मोर क्वेश्चंस करेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने जो किया है
वो बोर्ड्स में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, इससे छोटा ही आने वाला, ठीक है। नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका तीनों एक्टिविटी या पूछे, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ के छोड़ दे 6 मार्क में, ठीक है, एंड तीनों भी पूछ सकता है। तो वी हैव टू गो विद द वो सिनेरियो कि तीनों सीख के जाएगा, फिर कुछ भी आए चलेगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।